नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आर्ट्स पटना के इस हिस्ट्री के मज़ेदार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि पेन और कॉपी को लेकर बैठें और आते हैं बिना कुछ इधर उधर के बात किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसने किसानों की खेती की जमीन पर अधिकार को नष्ट कर दिया। अब इसे हमें समझना होगा ध्यान से कि कौन सा ऐसा व्यवस्था आया जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जिसमें किसानों को जमीन पे जो अधिकार था वो खत्म किया गया। तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो वार्षिक बंदोबस्त, तो ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था। महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में समझ लीजिए कि महलवाड़ी बंदोबस्त था क्या। तो महलवाड़ी बंदोबस्त लाया गया था। महाल का मतलब होता है, महाल का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई गांव का मुखिया हो, ठीक है। इसमें एक मुखिया, गांव का एक बस्ती के एक मुखिया को उसमें बनाया जाता था और उनसे बोला जाता था कि टैक्स लेने के लिए उसी बंदोबस्त को बोला जाता था महलवाड़ी बंदोबस्त। ये 31% पे इंडिया के पूरे भूभाग का जिसमें ब्रिटिश का अधिकार था उसमें 31% पे लगाया गया था। वो नहीं होगा। इसमें किसानों की जमीन जो का त्यों रहती थी और इसमें क्या होता था कि मुखिया बस टैक्स लेता था और अंग्रेजों को जमा करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा आइए, अस्थाई बंदोबस्त। तो पहले अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानना है। अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया गया 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसने ये व्यवस्था लाई थी जिससे किसानों का भूमि पे अधिकार खत्म हो चुका था। कैसे, उसे ध्यान से समझना है। हुआ यूं था कि जमींदार को बोला गया था कि किसी भी किसान का जितने भी जमीन हो उस पे आप जो टैक्स लो उसमें 1/11 भाग जो होता था वो जमींदार लेता था और उसमें 10/11 पूरे का टैक्स का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। और इसमें ऐसा होता था कि जो ये टैक्स न दे पाए, कुछ दिन के बाद वो जमींदार के पास हो जाता था या अंग्रेजों के पास चला जाता था, इनडायरेक्टली बोला जाए तो। उसमें हुआ क्या था, इसी नियम को बोलते हैं सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम कहने से तात्पर्य यह है कि सूर्य के अस्त तक पूरे टैक्स को जमा करना है और नहीं तो वो जमीन आपके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए निम्नलिखित में से किसने किसानों की खेती पर से जब नष्ट किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था। अब पहले भारत के शासक के बारे में, मुगल पीरियड को आपको ठीक से पढ़ना है। उसमें एक बहुत सारा टाइम पीरियड है जो हमें बहुत चीज के बारे में बताता है, तो आपको टाइम याद होना चाहिए। टाइम से ये तात्पर्य नहीं है कि आपको टाइम को रटना है, टाइम से ये तात्पर्य है कि इन लोगों का अगर ड्यूरेशन याद हो जाएगा तो बीच का काम, और आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपसे बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए आप अगर देखें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, जिस समय गठन हुआ उस समय का क्या है, तो आपको पता होगा 1600। अब 1600 में किसका, अब आपको नहीं पता हो अगर और सबका ड्यूरेशन पता हो तो आराम से बन जाएगा। अगर औरंगजेब का टाइम देखा जाए तो आपको अगर याद हो तो 1657 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड था। अकबर का टाइम देखा जाए तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का टाइम है। अब देखिए 1605 तक है तो गठन के समय तो अकबर हो गए। जहांगीर का टाइम पीरियड देखा जाए तो अकबर के बाद कौन आए थे, अकबर के बाद कौन आए थे बोला जाए तो हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल कब से कब था, तो हुमायूं का कार्यकाल अकबर के पहले हुमायूं थे। अकबर के बाद देखा जाए तो जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड देखा जाए तो वही टाइम था 1605 टू 1627। हुमायूं का कार्यकाल देखा जाए तो अकबर के पहले यानी और बाबर के बाद तो 1532 लेकर 1556। लेकिन इस बीच में हुमायूं का कार्यकाल कुछ समय के लिए नहीं भी रहता है, वो टाइम है आपका 1540 से लेकर 1555। इस बीच में
किनका कार्यकाल रहता है? शेरशाह सूरी का, जो कि हुमायूं का बहुत सारा युद्ध होता है उनके साथ, देवरा का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, ठीक है, सरहिंद का युद्ध होता है, ये सब युद्ध शेरशाह सूरी के साथ होता है, जिसमें बहुत सारे युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं, तो फिर वो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर बाद में एक लास्ट में युद्ध होता है 55 में, वो युद्ध में जीत के और फिर से हुमायूं अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कब? 55 में। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा कि 1600 में कौन होंगे? अकबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? थोड़ा देर पहले आप लोग महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बताए थे कि महलवाड़ी बंदोबस्त क्या था। तो महाल के द्वारा, मुखिया के द्वारा अंग्रेज टैक्स लेते थे और वो मुखिया आम किसानों से जो टैक्स लेते थे उसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं, जो कि पूरे भूभाग के 31% पे लगाया गया। और ये लाया किसके द्वारा गया? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्या? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रैयतवाड़ी प्रणाली प्रारंभ में कहां लागू हुई थी? पहले यह समझना है कि रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी। रैयतवाड़ी प्रणाली को ध्यान से पहले समझना है। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। तो किसानों से डायरेक्ट टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया, इसी व्यवस्था को हम रैयतवाड़ी प्रणाली कहते हैं। अब ये क्यों हुआ था, पहले इसको ध्यान से समझना है। ये होने का ये कारण था कि पहले अस्थाई बंदोबस्त आई, तो अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, तो उसमें टैक्स को जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फिक्स किया गया। फिक्स करने से हुआ यूं कि बाद में फर्टिलिटी अच्छा हो जा रहा है और किसानों का कृषि ठीक ठाक हो रहा है, पैदावार बहुत सही होने लगा, लेकिन टैक्स जो है वो तो फिक्स है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जो टैक्स मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, बाकी किसान को बच जाएगा। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा होने लगा, तो उन्होंने क्या किया ये 19% भूभाग पे लगा के इसे बंद कर दिया। क्लियर? इसलिए बंद किया क्योंकि किसी को घाटा हो रहा था। और बाद में रैयतवाड़ी प्रणाली स्टार्ट किया गया 1820 में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा, 1820 में। और ये प्रणाली से डायरेक्ट किसानों से जमीन का पैदावार देखते हुए, भूमि को देखते हुए टैक्स लगाया गया। सॉरी। और ये टैक्स दो तरह का होता था। एक टैक्स तो ऐसा था जो कि सिंचित भूमि से लिया जाता था, और एक टैक्स ऐसा था जो कि बिना सिंचित भूमि से लिया जाता था। जो संचित भूमि से, यानी जहां पे इरिगेशन वगैरह हो रहा है, वहां पे जो लिया जा रहा है वो 60% लिया जा रहा है, और जहां पे इरिगेशन वगैरह नहीं हो रहा है वहां पे 50% लिया जाता था। और ये हर एक 30 साल के बाद इसको फिर से देखा जाएगा और टैक्स का कीमत बढ़ाया जाएगा या तो घटाया जाएगा। क्लियर? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये था, पूरे भूभाग के 51% पे लगाया गया। और ये सबसे पहले लगा कहां? तो ये सबसे पहले 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लगा था। बाद में 1820 में ये बाकी मद्रास के और साउथ के बहुत सारे जगह यानी 51% जगह पे लग गया था। तो इसीलिए लगा कहां? तो आप देखिए तमिलनाडु, यानी मद्रास को बोला जाता था, तमिलनाडु के बारामहल जिले में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, जाना जाता है। अभी आप लोगों को बताएं कि डायरेक्ट किसान से जो टैक्स लिया जाए, यानी पूरे भूभाग का मालिक कौन होगा? किसान। तो ये कौन सा व्यवस्था है? तो ये जहां रैयतवाड़ी व्यवस्था होगा वो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की जनगणना 1871 किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? अब ये वायसराय का चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय का चीज यूं है कि आप लोग को वायसराय का अगर ड्यूरेशन पता होगा ना, तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपको लीड मिलेगा। तो एक सीरीज लाया जाएगा जिसमें सिर्फ वायसराय का ड्यूरेशन, याद करने के तरीके को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा,
जिससे आपको ये जो होता है ना कि रटने में नहीं बनता, ये नहीं, वो सब नहीं होगा। इसीलिए अब चीजों को देखेंगे ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा, टाइम होगा, इसको देखना है ध्यान से। तो भारत की जनगणना में 1871, अब आप सोचिए कि 1871 में किसका कार्यकाल था। तो पहले हम कार्यकाल ध्यान से देखेंगे, सबका ड्यूरेशन याद होना चाहिए हमें। तो ये कैसे याद होगा, जो देखिए लॉर्ड रिपन का अगर ड्यूरेशन बताया जाए तो आप लोग को याद होगा कि 1882 1884 ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल देखा जाए तो 1876 टू 80, क्लियर। अगर लॉर्ड मेयो का कार्यकाल देखा जाए तो 1869 टू 72, क्लियर। अब आप देखिए कि जनगणना पहला बार तो हुआ 1871 में। 1871 में किसका कार्यकाल है, लॉर्ड मेयो को। और लॉर्ड मेयो से एक चीज और याद रखना है कि यही ऐसे वायसराय थे जिनका हत्या भारत में हुआ था। इनका हत्या अफगानिस्तान में एक पठान थे शेर अली नाम के, उन्हीं के द्वारा चाकू मार के किया गया था, ठीक है। रिपन को तो पता ही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्हें भारत के उद्धारक के तौर पे देखी, इसलिए कि लिटन के द्वारा बहुत सारे भारत के विरुद्ध पॉलिसीज लाए गए थे, उसको सुधार करने के लिए रिपन को जाना जाता है। इसीलिए रिपन का बहुत ज़्यादा योगदान है भारत के बहुत सारे चीज़ों में। जैसे कि अगर ये जनगणना है तो ये जनगणना अनियमित जनगणना है, इरेगुलर सेंसस। लेकिन रिपन के द्वारा जो लाया गया था वो कंटिन्यू आज तक चल रहा है, वो लाया गया था 1881 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये एक नियमित जनगणना थी जिसके हर एक 10 साल के बाद, जैसे कि 2011 में हुआ, अब 2021 से एक चल रही है, तो हर एक 10 साल में ये लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दिया जाए, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसे ध्यान से देखें ऑप्शन को। यह प्लासी के युद्ध से संबंधित है, तो जी नहीं। प्लासी के युद्ध कब हुआ है, 1757। इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 1765, तो इनका कोई संबंध इससे नहीं है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का बात है, इलाहाबाद के इससे कोई। इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तो प्लासी के युद्ध से ही रखा गई थी, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन रहता कि इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को मजबूत किया गया, तो ये सही होगा। उसके बाद इस संधि द्वारा दिए गए अधिकार ने कंपनी के कुछ प्रांतों में लोगों के लिए सीधे राजस्व एकत्र, ये सही है। कंपनी क्या किया कि इसमें इलाहाबाद की संधि को पहले ध्यान से समझे। इलाहाबाद की संधि क्या थी, तो आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं। बक्सर की युद्ध 1764 में हुई, जिसमें एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य के रूलर्स, जिनका जो शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली के शासक थे, शुजा-उद-दौला जो कि अवध के शासक थे, और एक मीर कासिम जो कि मुंगेर से भाग के शुजा-उद-दौला के यहाँ रह रहे थे। इन तीनों ने मिलकर एक प्लानिंग के तहत एक युद्ध लड़ा, जो बक्सर का युद्ध कहलाता है। वो लड़ा गया 1765 में या 64 में। कब लड़ा गया, 1764 में। लेकिन बहुत बुरी तरह से इन तीनों को हरा दिया गया, और बहुत ही चतुराईपूर्ण, मीर कासिम का तो कोई जगह था ही नहीं, मीर कासिम को तो अंग्रेज ही बैठाया था मुंगेर में, वो तो हट गया, उसका अब कोई जगह नहीं है, वो तो भाग के चला गया। लेकिन शुजा-उद-दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय दिल्ली, वो तो दिल्ली से रूल कर रहे थे, तो इन दोनों के साथ एक ट्रीटी किया गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। इसमें किया क्या गया कि दिल्ली से जो टैक्स आ रहा है, वो टैक्स का सिस्टम, ये राजस्व प्रणाली अपने पास रख लिए, यानी उस समय दीवान बोला जाता था, वो ये अंग्रेज अपने पास रख लिए। और बिहार के लिए अलग से सिताब राय और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा को अलग अलग दीवान नियुक्त किया गया, जिससे पैसा अंग्रेज के पास लिया गया।
अंग्रेज अपने पास ले लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि बहुत ही दिमाग लगाया गया। आप ध्यान से समझो, हुआ यूं कि अंग्रेज को यह बखूबी मालूम था कि आम जनता मुझे नहीं जानता, तो आम जनता से हम डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन आम जनता यहाँ के रूलर्स को तो जानता है। इसमें किया ये गया कि रूलर्स के साथ ट्रीटी कर दिया गया, उन्हें पहले डिफीट करके हरा के, और बोला गया जितने टैक्स होगा दिल्ली में वो मुझे देना। तो शाह आलम द्वितीय मजबूर था, वो अंग्रेज को टैक्स देने लगा। दूसरा, शुजा-उद-दौला को ध्यान से, दिमाग से बोला आप अपने खर्चे पे सेना रखो। कौन सेना? ब्रिटिश सेना। ब्रिटेन से सेना लाने में उसका तो खर्च होगा ना, उसका खर्चा किससे मांग लिया गया? शुजा-उद-दौला से। अब ये सेना अगर युद्ध होगा तो किसके साथ देगा? अंग्रेज का साथ देगा ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे राजा सेना मंगवाए ब्रिटिशर्स का, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के साथ देता था। और इसी संधि को बोला गया, जो इलाहाबाद की संधि हुआ, इसी समय लगाया गया द्वैत शासन, कि जनता से टैक्स तुम लो, तुमसे लेंगे हम। ये मेरा 5-7 मिनट का एक वीडियो है, आप लोग देख लेना, उससे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और छोटा मोटा भूल चूक अगर डेट में हो जाता है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सही करके दे दिया रहेगा। आइए, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा कि इस संधि के द्वारा दिए गए अधिकार कंपनी के कुछ प्रांतों को लोगों से सीधे राजस्व एकत्र करने के लिए था। बहुत सही, यही होगा आंसर। अब आ जाइए, किस मराठा पेशवा ने पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया? इसमें नाम आ जाता है, आप देख लीजिए, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इसमें भी कार्यकाल अगर आपको याद रहेगा तो बहुत फायदा करेगा। कार्यकाल याद रहने से फायदा यह है कि उस टाइम में बहुत सारे ट्रीटी हुए, वो ट्रीटी किसके साथ हुआ वो भी पता रहेगा आपको। उस समय जो जो काम हुए, लड़ाई हुए, वो सब आपको याद रहेगा। जैसे बाजीराव प्रथम का अगर नाम लेंगे तो बाजीराव प्रथम का कार्यकाल जो था वो 1720 से 1740 था। ठीक है, उससे पहले बाजीराव विश्वनाथ थे। ठीक है, अब आ जाइए, बालाजी विश्वनाथ थे। ये काम कौन किया था पहली बार सहायक संधि? तो वो किए थे बाजीराव द्वितीय। ये इनका ये काम था कि ये खुद में होलकर और सिंधिया को लड़वा रहे थे, और किन्हीं सिंधिया के भाई का हत्या हो गया था, जिनके चलते ये डर से भाग गए अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों के पास संधि कर लिए, गोली की संधि, और जिसके तहत वो अंग्रेजों का सहायता मांगकर उनसे सहायक संधि स्वीकार कर लिए। और वही बात हुआ कि सेना लाएगा, सेना रखेगा, और उसके बदले अंग्रेजों ने बहुत सारे पॉलिसी बाजीराव द्वितीय से मनवा लिया, और पूरी तरीके से मराठा को बोल दिया जाए कि खत्म हो गया। उसी के बाद मराठा छिन्न भिन्न हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं मराठा के पास। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइम का इशू है इसीलिए आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, कोई टॉपिक लाएंगे, एक स्पेशल टॉपिक, जैसे मराठा को बहुत डिटेल से एक टॉपिक में करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम का इशू नहीं रहेगा तो आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। आइए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की अंडमान द्वीप पर चाकू मार के हत्या किया गया? थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल कब था? 1960 जिनका कार्यकाल था 1769 टू कितना? लॉर्ड मेयो, एक सेकेंड, सबका कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। आ जाइए, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 टू 72 था। क्लियर? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आपको बता ही दिए, 1880 टू 84 था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल अभी आपको क्लियर हुआ होगा, 78 टू कितना था? 76 टू 80 था। ठीक है, और एल्गिन का कार्यकाल मात्र 1 साल था, 1862 टू 63। इसी के टाइम एक बहावी आंदोलन हुआ था बस, और इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था इनके कार्यकाल में। लिटन का कार्यकाल पता ही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था, और बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज का एज कम कर दिया गया था, और ऐसे ऐसे भारत के विरुद्ध में बहुत सारे काम किए गए थे। ठीक, अब आइए, हाँ, एक काम और, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में एक दरबार का आयोजन हुआ था, जो पहला दरबार था। दिल्ली दरबार 3 बार लगा, जो कि एक लिटन के कार्यकाल में लगा, एक कर्जन के कार्यकाल में लगा, और एक लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में लगा था। ठीक है, वो वायसराय का सीरीज आएगा ना तो आप लोग को क्लियर कर देंगे। आइए, द्वैत शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अभी आपको बताया था कि इलाहाबाद की संधि, द्वैत शासन लगाया गया था इलाहाबाद के संधि के थ्रू, और उसमें कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव होंगे, तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ यूं कि 2 बार आए थे। आप आइए, द्वैत शासन के जनक के रूप में, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है।
द्वैत शासन के जनक के रूप में अगर पूछ रहा है तो द्वैत शासन आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि डायरकी नामक एक बुक था, वो बुक जो था वो लियोनस कार्टियस के द्वारा लिखा गया था। क्लियर? तो द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। वो बुक में बस ऐसा एक व्यवस्था था जिस व्यवस्था को हम द्वैत शासन बोलते हैं। वो बुक का नाम डायरकी था और डायरकी के राइटर जो थे लियोनस कार्टियस थे। तो जनक अगर पूछेगा तो आपका लियोनस कार्टियस होंगे, लेकिन भारत में कौन इंप्लीमेंट किए तो रॉबर्ट क्लाइव होंगे। क्लियर? और बाद में समय समय से अलग अलग तरह से लगाया गया, जबकि 99 में भी लगाया गया, प्रोविंसेस में प्रांत में लगाया गया, और 1935 में प्रांत से हटा के सेंट्रल में लगाया गया। क्लियर? अब आ जाइए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाले वायसराय कौन थे? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाले, ध्यान से समझना है, लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से कब था? तो आपको अभी पता ही है, लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल जो था 1876 टू 80 था। अब इसी में अफगानिस्तान उस समय जो है ना सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान बैटल हुआ था, मतलब एंग्लो अफगान, द्वितीय एंग्लो अफगान, ये कब हुआ था? तो 1878 में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो आपको याद होगा, फर्स्ट हुआ था 1839 में। इस समय जो वायसराय थे ना वो ऑकलैंड थे, पहला जब हुआ। तीसरा कब हुआ? तो 1990 में हुआ। इस समय जो कार्यकाल था किनका? चेम्सफोर्ड का, जो हम लोग पढ़ते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेग्यू यहाँ के सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड जो थे यहाँ के वायसराय थे। क्लियर? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब इसमें समझना है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब पहले ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन से बहुत चीज क्लियर होगा। स्लीमैन, तो स्लीमैन का काम किस लिए जाना जाता है? तो ठगों का दमन के लिए। ठगों, विलियम बेंटिक के समय ठगों का दमन किया गया था, उसमें स्लीमैन के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। लॉर्ड मिंटो, तो एक मिंटो 1 होते हैं और एक मिंटो 2 होते हैं। 1 का जो कार्यकाल था, लॉर्ड मिंटो का 1 का जो कार्यकाल था वो 1807 टू 13 था। क्लियर? 1807 टू 13 था। और लॉर्ड जो बाकी कौन, हाँ, सेकंड जो थे उनका कार्यकाल था मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप देख लीजिए, तो 5 टू कर्जन के बाद 5 टू 910 था, मतलब 110 था। तो इसमें किया क्या गया था? तो इनमें इनका कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक में देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव होंगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही आपका ये युद्ध लड़ते हैं, मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ पे स्थापना करते हैं। मेयो का कार्यकाल आप लोग को पता ही है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, 1969 टू 72 है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंध पर विजय प्राप्त कर उसे किसने अपने कब्जे में ले लिया था? अब सिंध पे विजय प्राप्त कर कौन ऐसा वायसराय थे या उस टाइम में, और किनके नेतृत्व में लिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि सिंध बैटल जो हुआ था वो, एक सेकेंड, हाँ, सिंध पर विजय प्राप्त कर उसे किसने अपने कब्जे में ले लिया था? तो आइए, स्लीमैन तो आपको पता ही है ठगी प्रथा के लिए, नेपियर इन्हीं का नाम। इस समय वायसराय जो थे वो एलन बरो थे। वायसराय कौन थे? एलन बरो। एलन बरो का जो कार्यकाल है ना मात्र 2 ही साल का था, 42 टू 44, और सिंध बैटल हुआ था 18 याद रखिएगा 1842 टू 1844 में, और सिंध बैटल जो हुआ था वो 1843 में हुआ था। तो एलन बरो जो है नेपियर को भेजते हैं और वहां पे सिंध विजय करने के लिए, और वो कर लेता है, और बाद में वहां का गवर्नर इसे ही नियुक्त कर दिया जाता है। तो आपका आंसर कौन होगा? नेपियर। इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना किसने की थी? अब इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना किसने की थी? आ जाइए। इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना किए थे लॉर्ड कर्जन ने। अब आ जाइए, इंपीरियल कैडेट कोड क्या है, तो इसको ध्यान से समझना है थोड़ा। तो ब्रिटिश सेना को भारतीयकरण करने के लिए इंपीरियल कैडेट कोड का स्थापना किया गया था, और वो
1905 में कर्जन जो है, कर्जन के टाइम में ही किया गया था। और इंपीरियल कैडेट कोड भारतीयकरण करने का ये एक मतलब भारतीयकरण करने का एक ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था था। और ये बाद में यही ICS, UPSC यही चीज़ बदलते चला गया, जो कि 1923 में इंडिया में भी एग्ज़ाम होने लगा। पहले इंग्लैंड में एग्ज़ाम होता था। तो इसका कार्यकाल कौन हो जाएगा? कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आया कब, ये आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय अधिनियम आया कब। तो 1902 में आया। और ये हुआ यूं कि यहाँ पे जो 1857 में मद्रास, मुंबई, बंगाल में जो विश्वविद्यालय खोले गए थे, उनको एक ऑथराइज्ड दर्जा मिल गया। वही के लिए बिल लाया गया था 1902 में, और ये पारित किया गया कब? 1904 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। अब आइए, बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था, पहले ये पता होना चाहिए आप लोग को। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उस समय मुनरो जो है वो कहाँ से ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और इसी के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होता है। तो मुनरो क्यों नेतृत्व कर रहे थे? क्योंकि उस समय तक क्लाइव नहीं थे, इसीलिए मुनरो, फिर क्लाइव आए थे 65 में, मतलब 1765 में, और ये संधि करते हैं और ये 67 में चले जाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? आइए, इसमें काश्तकारों की भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी। तो थोड़ा देर पहले आप बताए थे कि रैयत का मतलब होता था डायरेक्ट किसान, तो किसान को तो भूस्वामी के मान्यता था ही। यह एक अस्थायी बंदोबस्त था, तो ये भी आपको पता है कि अस्थायी बंदोबस्त में घाटा लगने के कारण ही ये व्यवस्था लाई गई थी। तो इसे अस्थायी रखा गया था, ताकि जिस हिसाब से उपजाऊ ज़्यादा होगा ज़मीन, उस हिसाब से टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, इसी के लिए लाया गया था। दूसरा, इसे अस्थायी बंदोबस्त के बाद पेश किया गया था। तो हाँ, इसे अस्थायी बंदोबस्त के बाद पेश किया गया था, क्योंकि ये आया था, अस्थायी बंदोबस्त आया था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, और ये आया था 1820 में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। तो ये 1, 2, 3 तीनों सही होगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती के लिए हुगली को अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो ये पता ही होगा आपको कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था और सबसे लेट यहाँ से कौन गया था। तो वो था पुर्तगाली, जो कि आया था 1498 में वास्को डी गामा के थ्रू, और गया था कब? सबसे लेट, यानी 19 मतलब आज़ादी के बाद। आपको यही समझना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको डेट मालूम होगा तो आपको गवर्नर जनरल पता हो जाएगा, या तो गवर्नर जनरल का ड्यूरेशन मालूम होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। यानी 1857 में, और 1857 में कौन थे आपको पता ही होना चाहिए। 1857 में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, और उस समय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन 3C, बहुत सारा चीज हुआ था। वो गवर्नर जनरल का कार्यकाल लाएंगे तो सबका काम बताएंगे उस टाइम में। 1857 भारत का गवर्नर जनरल तो अभी बताए थे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल पता ही है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल मालूम होना चाहिए, 1899 टू 1905, मतलब 1899 से 1905 तक कर्जन का कार्यकाल रहता है। उसी में आपका स्ट्रैची आयोग, उसी में आपका पुलिस आयोग फ्रेजर की अध्यक्षता में, स्ट्रैची अकाल, ठीक है, स्ट्रैची की अध्यक्षता में, उसी के टाइम विश्वविद्यालय आयोग रैले की अध्यक्षता में, इसे रैले आयोग भी बोला जाता है, ठीक है। और वही प्राचीन स्मारक अधिनियम उसी के टाइम में, उसी के टाइम में एक आया था साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आया था। उसी के टाइम में स्टाम्प, मतलब जो आज स्टाम्प पेपर बनता है ना वैलिडिटी के लिए, गवर्नमेंट के वैलिडिटी के लिए, ये कर्जन के टाइम में ही आया था। तो उसमें बहुत सारा, ये आप इंतजार कीजिए जब तक
गवर्नर जनरल का कार्यकाल हम लेके आ न जाए, तब हम आराम से बताएंगे। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि कैनिंग, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरुआत से, अब आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त था क्या, लाया किसके द्वारा गया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस नहीं, यह स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो 2 और 3 जो ऑप्शन में होगा वो सही है। बस आपका ये सीरीज होता है खत्म, और कम से कम टाइम में खत्म करने का जो था, इसीलिए बहुत कम बता पाए, आपको जानकारी दे पाए। लेकिन गवर्नर जनरल का जो सीरीज आएगा उसमें आपको पूरे एनर्जी के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, उसमें आपको एक एक काम बताया जाएगा इनका, और याद रखने का एक तरीका ऐसा बताया जाएगा जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा याद रखने का। और गवर्नर जनरल का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें गवर्नर जनरल का बहुत जरूरी होता है। तो धन्यवाद।